नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बता दूँ, ये जो क्वेश्चन रहने वाला है ना वो वर्ग 3 के लिए रहना है। मतलब पहली से लेकर के 5वीं की जो तैयारी कर रहे होंगे ना सीजीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो वो उसके लिए रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, आप लोग अगर कि वर्ग 2 की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, मतलब 6वीं से लेकर कि 8वीं तक की ना टेट का जो एग्जाम सेकंड पेपर है उसका तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को ना इसको भी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बाल विकास सेम टू सेम आप लोगों का भी सिलेबस है और सेम टू सेम आप लोगों का भी जो सब्जेक्ट है वो भी रहने वाला है, ठीक है। हालांकि सिर्फ पूछने का जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। इसी में से ही ना जो प्रश्न है वो दोनों स्टैंडर्ड के लिए पूछा जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है ऑप्शन ए संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, ऑप्शन बी संस्था के प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, ऑप्शन सी संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, या ऑप्शन डी संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है, तो कोई भी संस्था होगा ना उसका जब पाठ्यक्रम जारी किया जाता है ना तो साल भर का पूरा जो संस्था का ना कार्यक्रम होता है ना वो सारे के सारी चीज़ों का पूरे के पूरे कार्यक्रम का ना पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। और आज का ये क्लास खत्म होगा ना उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर सकते हो बाय एमडी धीवर करके ना, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करके दोबारा से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन करके ना देख सकते हो आप लोग, ठीक है, इसका पीडीएफ को। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। मंद श्रवण हानि का स्तर है ऑप्शन ए 0 से 25 डेसिबल, ऑप्शन बी 26 से 40 डेसिबल, ऑप्शन सी 41 से 55 डेसिबल, या ऑप्शन डी 56 से 70 डेसिबल। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 26 से 40 डेसिबल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मंद श्रवण हानि का स्तर है, मंद श्रवण हानि का जो स्तर है वो 26 से 40 डेसिबल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैंने आप लोगों को ये मंद श्रवण हानि क्या होता है ये आप लोग को समझा दूँ। आप लोगों की जो सुनने का जो स्तर होता है ना वो कैटेगरी वाइज ना अलग अलग डेसिबल के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए जो है ना 0 से 25 डेसिबल ना सामान्य श्रवण होता है। मतलब सामान्य अगर आप लोग सुन पाओगे ना तो 0 से 25 डेसिबल में ना सामान्य श्रवण होता है, मतलब सामान्य तौर पे हम और आप लोग ना सुन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ना 26 से 40 डेसिबल ना उसे मंद श्रवण हानि के अंतर्गत रखा है, ये जो 26 से 40 डेसिबल आता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा ना 41 से 55 में जाते हैं, तो 41 से 55 में ना मध्यम श्रवण हानि कहलाता है। क्या? तो मध्यम श्रवण हानि जो होता है ना वो 41 से 55 डेसिबल है ना, वो वहाँ तक की जो हानि होता है ना वहाँ तक की, तो उसको रखा गया है। उसके अलावा 56 से 70 जो डेसिबल है उसके बारे में बता दूं, तो ये जो 56 से 70 जो डेसिबल है ना वो मध्यम रूप से गंभीर श्रवण हानि के अंतर्गत आता है। मतलब उसको ना किसी भी प्रकार से सुनाई नहीं देता, इतना जोर से चिल्लाओगे ना फिर भी उसको सुनाई नहीं देता, अगर ना 56 से 70 जो डेसिबल है ना उसको अगर इस प्रकार से सुनाई नहीं देता है तो, ठीक है। तो श्रवण क्षमता के आधार पर ना अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सामान्य एक मनुष्य जो सुन सकता है ना वो 0 से 25 डेसिबल में ना सामान्य तौर पर सुन सकता है, ठीक है। आवाज़ की जो गंभीरता है, आवाज़ की जो लाउडनेस है ना उसके आधार पर अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा गया है। तो मंद श्रवण जो हानि है ना वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसे लगता है तब अस्पताल खालिस्तान हो गया है। ऑप्शन ए यूआर, ऑप्शन बी सीआर, ऑप्शन सी यूएस, या ऑप्शन डी सीएस। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सी एस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल खालिस्तान हो गया है। तो अस्पताल जो है ना वो सी एस हो गया है, ठीक है। मतलब आप लोगों को ये जो प्रश्न है उसे समझाओ ना, तो जब एक कीमोथेरेपी का मरीज जब जाता है ना तो बार बार वो ना हॉस्पिटल जा करके और कीमोथेरेपी जो डॉक्टर होते हैं ना उसको देख करके ना उसको अजीब सा लगता है, मतलब उसके व्यवहार में ना अजीब
उल्टापन आता है, मतलब देखते ही उसको उल्टिया जैसे लगने लगता है, वो CS के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए विशेष शाला के माध्यम से, ऑप्शन बी एकीकृत शिक्षा द्वारा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहला आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी एकीकृत शिक्षा द्वारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, तो उनके शिक्षा के लिए जो विशेष प्रावधान किया जा सकता है वो एकीकृत शिक्षा किया जा सकता है। ठीक है, और विशेष आवश्यकता क्या होता है, सबसे पहला ये समझा दूँ। विशेष आवश्यकता का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार के अगर दिव्यांग बालक है ना, तो उसको ना उसकी शिक्षा के लिए ना क्या प्रावधान किया जा सकता है, तो एकीकृत शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। अब एकीकृत शिक्षा क्या होता है, सबसे पहला आप लोग ये जान लो। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से ना बच्चों को ना शिक्षा प्रदान की जाती है, जो उसको आवश्यक जो शिक्षा सामग्री है वो सारा चीज़ प्रदान किया जाता है, उसको पढ़ाने में सहायता किया जाता है। ठीक है, और ये जो एकीकृत शिक्षा है ना उसके माध्यम से ना छात्रों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार ना उसमें समायोजन किया जाता है। मतलब ना उनको विभिन्न प्रकार के जो उनका किट है, जैसे अगर कि दिव्यांग बालक है, पैर से अगर कि किसी प्रकार से दिव्यांग है ना, तो पैर के लिए कुछ दिया जाता है। अगर वो देख नहीं सकता तो उसको ब्रेल लिपि की पुस्तक दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से ना जो बच्चे हैं ना उन सारे बच्चों को ना एक में समाहित करके रखा जाता है और उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ना जो विकलांग बच्चे होते हैं ना उनको सामान्य कक्षाओं में शामिल करके ना उनको पढ़ने के लिए जोर दिया जाता है, ताकि वे सामान्य बच्चे के साथ रहकर किसी प्रकार से ना शिक्षा को ग्रहण कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकट प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा पहली, ऑप्शन बी शाला की प्राथमिक कक्षा में, ऑप्शन सी शाला की समस्त कक्षाओं में या ऑप्शन डी कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी शाला की प्रथम कक्षा में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकट प्राथमिक शाला की किस कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? तो वो शाला की प्रथम कक्ष में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूँ ना, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार ना जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पिछड़े परिवार है ना, तो उन सभी लोगों के बच्चों को ना प्राइवेट स्कूल में ना 25% का ना छूट मिलता है। ठीक है, मान करके चलो अगर कोई प्राइवेट स्कूल है ना और उस प्राइवेट स्कूल में लगभग 100 सीट है ना, तो उस 100 सीट में से ना 25 सीट जो होगा ना वो जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं ना उनके लिए 25 सीट को आरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और ये जो 25 सीट का जो फीस होगा ना वो गवर्नमेंट वहन करता है अपने तरफ से, और इन बच्चों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर EWS के जो बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए ये जो 25% जो सीट है ना वो आरक्षित रखा जाता है। और ये जो 25% में जो उनका प्रवेश है ना शाला की प्रथम कक्ष से आरंभ होता है। क्या? तो शाला की प्रथम कक्ष से ना ये जो 25% सीट में प्रवेश के लिए जो नियम है ना वो शाला के प्रथम कक्ष से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। यह शोध प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन ए पैतृक अंतर्द्वंद, ऑप्शन बी मिजाज परिवर्तन, ऑप्शन सी आत्मीयता का भाव या ऑप्शन डी जोखिम लेखा। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता का भाव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है बोला है। तो जो किशोर होते हैं ना वो 3 प्रकार की क्या समस्याओं का अनुभव करते हैं, उनमें से जो एक नहीं है ना वो आत्मीयता का भाव करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये आत्मीयता का भाव क्या होता है। तो आत्मीयता का भाव क्या होता है ये आप लोगों को बताऊँ
बताऊँ ना, तो आत्मीयता का जो भाव होता है वो किसी चीज़ के प्रति, किसी लोगों के प्रति ना स्वाभाविक जो आकर्षण है ना, उसे हम लोग आत्मीयता का भाव कहते हैं। मतलब एक प्रकार का किसी लोगों के प्रति झुकाव होता है ना, हर बात को उसका मानना, तो ये आत्मीयता का भाव कहलाता है। ठीक है, चाहे वो किसी वस्तु के प्रति हो जाए, चाहे वो रिश्तेदार के प्रति हो जाए, या कोई लोगों के प्रति हो जाए, या कोई चीज़ों के प्रति हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? तो शब्दों को दोहराने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो आप लोगों का शैशवावस्था में पाया जाता है। और शैशवावस्था का जो उम्र है ना, वो 0 से 2 वर्ष की जो एज होता है ना, जो बच्चों का ना, उसे हम लोग शैशवावस्था के अंतर्गत लेते हैं। और जिन बालकों का जो उम्र 0 से 2 वर्ष के बीच होता है ना, वो अपने से बड़ों की या कोई भी बातों को ना सुनते हैं, और सुनने के साथ ना वो बार बार वो उस बातों को दोहराते रहता है। ठीक है, तो बात को दोहराने के या शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति किस एज में पाया जाता है? तो शैशवावस्था में पाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ए 1 से 4 वर्ष की उम्र, ऑप्शन बी 4 से 7 वर्ष की उम्र, ऑप्शन सी 7 से 10 वर्ष की उम्र, या ऑप्शन डी 10 वर्ष से आगे की उम्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहला आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 4 से 7 वर्ष की उम्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई पड़ता है। तो पियाजे के जो सिद्धांत है ना, उसमें पराधीन जो नैतिकता है ना, वो 4 से 7 वर्ष की उम्र में दिखलाई पड़ता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और पियाजे के अनुसार ये जो पराधीन नैतिकता है वो क्या है, ये बताऊँ ना। तो पियाजे के अनुसार ना, ये जो पराधीन नैतिकता है ना, उसमें पियाजे कहता है, और इस उम्र के जो बच्चे हैं वो मानते हैं कि ये एक जो नियम है, जो कायदा है, जो कानून है ना, वो अपरिवर्तनशील होता है। उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये जो नियम, कायदा, कानून जो होता है ना, वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, या हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनके द्वारा बनाया गया है, तो इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये पराधीन नैतिकता के अंतर्गत आता है। और ये जो पियाजे का कहना है ना, कि 4 से 7 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं ना, उसमें इस प्रकार की जो नैतिकता है वो दिखलाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन ए ऐसे व्यवहार में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, ऑप्शन बी केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, ऑप्शन सी अपने किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, या ऑप्शन डी वयस्कों के सामने परिणाम के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने का प्रवृत्ति होते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग ले सकते हैं। तो एक जो किशोर है ना, वो जोखिमपूर्ण कोई भी कार्य होता है ना, तो उसमें भाग ले लेते हैं तुरंत, बिना किसी प्रकार से तार्किक सोच किए, बिना किसी प्रकार से पहले से गतिविधि किए। क्यों उसमें भाग ले लेते हैं? इसका जो मुख्य वजह होता है ना जोखिम भरा कार्य में भाग लेने का, तो वो तार्किक रूप से उस विषय पर सोच नहीं पाते, जिनके वजह से वो जोखिम भरा कार्य में ना भाग ले लेते हैं, और उनको जोखिम उठाना पड़ता है बाद में। तो इसका जो मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। आत्मसातन व समांजन में मुख्य अंतर है कि, ऑप्शन ए आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि समांजन नए ढांचे का सृजन, ऑप्शन बी समांजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन, ऑप्शन सी आत्मसातन समांजन के बिना नहीं हो सकता, या ऑप्शन डी समांजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समांजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आत्मसातन व समांजन में मुख्य अंतर है कि करके पूछा है ना। तो सबसे पहला ना मैं आप लोगों को ये दोनों शब्द जो आत्मसातन और समांजन क्या है ये समझा दूँ। सबसे पहला आत्मसातन क्या है ये आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। आत्मसातन का जो मतलब होता है ना वो नई जानकारी को समझना और एकीकृत करने के लिए ना जो आपके पास पहले से मौजूद जानकारी ना उसमें बिना किसी प्रयोग किए ना मतलब बिना किसी बदलाव किए ना उसे सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेना। और सरल तरीके से समझाओ ना तो आत्मसातन का जो मतलब है ना आपका जो पुराना ज्ञान है, पुराना जानकारी है ना उसको ना और नया जो जानकारी आप लोगों को प्राप्त होता है तो उन दोनों को ना समाहित कर लेना, आत्मसात कर लेना, क्या कहलाएगा? आत्मसातन कहलाएगा। बिना किसी परिवर्तन के उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? आत्मसातन कहलाएगा। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा समांजन क्या है ये आप लोगों को समझा देता हूँ। समांजन का जो अर्थ होता है ना वो नई जानकारी के अनुकूल होने के लिए ना अपनी जो मौजूदा जो स्कीमा है मतलब जो जानकारी है ना उसमें किसी प्रकार का बदलाव या संशोधन करना, क्या कहलाता है? समांजन कहलाता है। दोनों में अंतर को समझ में आया ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सवाल आ रहा होगा या किसी प्रकार से आप सजेशन लेना चाहते हो ना और उसके लिए चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पर और वहां पर सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके। वहां पर आप लोगों को मेरा ना प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के मैसेज में जाकर के बोलना है कि सर आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उसमें आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है और उसके बाद ना जो मेरा पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। तो जब भी आप चाहो ना तब आप लोग ये जो कॉल है वो कर सकते हो और किसी भी प्रकार से ना अगर सजेशन चाहिए तो वो ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ये मेरा रिक्वायरमेंट केवल उन लोगों के लिए है जो विशेष आवश्यकता है जिनको सजेशन के लिए उसके लिए है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है ऑप्शन ए केंद्रिता, ऑप्शन बी अविनाशिता, ऑप्शन सी क्षैतिज डिक्लेज या ऑप्शन डी ए बी त्रुटि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 केंद्रिता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है तो पूर्व संक्रियात्मक जो चिंतन है ना उसकी विशेषता जो है वो केंद्रिता जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केंद्रिता का मतलब यह है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बालक रहता है ना तो वो बालक ना किसी एक विचार को या किसी एक व्यक्ति को सेंटर मान करके ना ज़्यादा उसमें चिंतन करने लगता है, ठीक है। तो वो केंद्रिता इसकी विशेषताएँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग खाली स्थान है ऑप्शन ए प्रसन्न उदासी घृणा, ऑप्शन बी प्रसन्नता उदासी परानुभूति, ऑप्शन सी प्रसन्नता घृणा ईर्ष्या या ऑप्शन डी उदासी घृणा गर्व। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है प्रसन्नता उदासी और घृणा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 3 माह के अवस्था के प्रारंभिक संवेग खाली स्थान है तो 3 माह के जो अवस्था के जो बालक है ना उसमें जो संवेग नजर आएगा ना वो सबसे पहला प्रसन्नता नजर आएगा, दूसरा उदासी नजर आएगा और तीसरा ना घृणा नजर आएगा। मतलब आप लोग ना 3 माह के अगर कोई बच्चे को देखोगे ना तो वो अपने मन ही मन मुस्कुराते रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी एकदम चुप मायूस सा रहता है और उसके अलावा किसी अनजान को देखकर उससे घृणा करने लगता है, उससे डरने लगता है। तो ये तीनों के तीनों जो संवेग है ना वो 3 माह के बच्चे में दिखाई देता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता होती है अतः शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए सीखने की एक समान गति पर जोर दे, ऑप्शन बी परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करे, ऑप्शन सी कठोर अनुशासन का पालन करे या ऑप्शन डी सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नता होती है अतः शिक्षक को चाहिए। तो विद्यार्थी में आप लोगों को पता होगा ना कि एक जो स्कूल है उसमें विभिन्न प्रकार के बालक रहते हैं, चाहे वो गरीब बच्चे हो, चाहे वो अमीर के बच्चे हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के जो बच्चे हैं ना वो विभिन्न प्रकार के जो बालक है वो रहते हैं। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को ना सीखने के जो विविध जो तरीके हैं ना उसको उपलब्ध कराना चाहिए।
मतलब अलग अलग ढंग से सभी बालकों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। कल्पना करें कि आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कुत्ते को भोजन देंगे। ऑप्शन बी, यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। ऑप्शन सी, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। या ऑप्शन डी, बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कार करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को भी कुछ भोजन नहीं देंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कल्पना करें कि आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप, अगर मैं आप लोगों को ये जो प्रश्न है उसे और सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो आप ना रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज को जब खोलते हैं ना, तो कुत्ता आपके पीछे जब आता है ना, वो बार बार लार बहाता है। इसका कारण क्या होगा? पूर्व में आप जब रेफ्रिजरेटर मतलब अपना फ्रिज को खोलते होंगे ना, तो बार बार कुत्ते को कुछ खाने को देते होंगे। तो कुत्ता लार बहाने का मतलब ये है कि ना, वो समझ गया है कुत्ता कि हाँ फिर ये रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज को खोल रहे हैं ना, तो कुछ खाने को देगा बोल करके, इसीलिए लार बहा रहा है। ठीक है, और इस व्यवहार को बंद करना है ना, तो आप क्या कीजिए, बार बार फ्रिज को खोलिए लेकिन कुत्ता को कुछ मत दीजिए। 1 हफ्ते तक ऐसा होगा ना, तो क्या होगा, जो कुत्ता है ना वो लार बहाना बंद कर देगा। मतलब ये फ्रिज को खोलने से ना कुछ नहीं मिलता बोल करके वो लार बहाना भी बंद कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी समायोजन या ऑप्शन डी अस्थिरता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोरावस्था की जो विशेषता है ना, उसको व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है वो परिवर्तन हो जाएगा। और किशोरावस्था में ना सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, व्यक्तिगत परिवर्तन हो ना, तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन आता है वो किशोरावस्था में आता है और वो परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जो इसकी विशेषताएँ हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए अनुवांशिकी की, ऑप्शन बी पालन की, ऑप्शन सी अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, या ऑप्शन डी अनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार ना, जो किसी बालक का या किसी भी चीज़ का ना विकास की जो प्रमुख भूमिका होती है वो अनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों को होता है। ठीक है, अनुवांशिकी मतलब हेरिडिटी होता है, उसके माता पिता से जो मिलने वाले जीन है ना, उसके अनुसार उसका विकास होता है। और साथ में वातावरण मतलब जिस स्थान पर रहेगा, जिस माहौल में वो रहेगा ना, उस हिसाब से उसका विकास होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन बी पालकों को लाने के लिए भेजना, ऑप्शन सी छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, या ऑप्शन डी उन्हें कड़ी चेतावनी देना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो एक शिक्षक के रूप में आपकी जो प्रतिक्रिया होगा ना, वो छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप छात्रों को किसी प्रकार से दंड नहीं दे सकते, उसके पालक को नहीं बुला सकते आप लोग, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते आपको हैंडल करना है ना। और उसके अलावा उन्हें कड़ी
चेतावनी भी नहीं दे सकते आप लोग, उतना ज़्यादा सख्त रवैया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप ना उसे परामर्श दे सकते हो, उससे अच्छे से समझा सकते हो कि बेटा ये सब करना ठीक नहीं है, ये है ऐसा वैसा बोल करके आप अपनी तरफ से ना समझा सकते हो उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मानते हैं कि हम लोग अगर वहाँ रहना तो फिर हम लोग की तो अलग चलती है ना, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप पे ना, एक लिखित तौर पे ना हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, जो मध्यम है उसको लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है कि विकास खाली स्थान को ऑप्शन ए विच्छिन्नता, ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों, या ऑप्शन डी कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी निरंतरता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खाली स्थान को, तो विकास की निरंतरता को ही ना दर्शाता है। जी हाँ, मैंने आप लोगों को विकास के बारे में समझाया था ना कि विकास जो है वो निरंतर कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया बोल करके, और जब एक पीपल का जो पौधा है वो बढ़कर क्या बनेगा, वृक्ष बनेगा, और पर डे ये कंटिन्यू बढ़ते रहता है ना जो पौधा है, तब ना आगे जा करके वृक्ष बन जाता है। कब एक छोटा सा पौधा एक बड़ा सा वृक्ष का रूप ले लेता है हम लोग को पता ही नहीं चलता, वो निरंतर अपने गति में ना वो बढ़ते रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? ऑप्शन ए कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक, ऑप्शन बी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, ऑप्शन सी कक्षा 5वीं परीक्षा बोर्ड परीक्षा, या ऑप्शन डी कक्षा 10वीं तक का कोई परीक्षा नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 में ना निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? तो ये जो एनसीएफ 2005 है ना उसमें ना ये जो कक्षा 10वीं की जो परीक्षा ना उसे ऐच्छिक परीक्षा माना गया, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं? ऑप्शन ए उद्दीपक अनुक्रिया SR, ऑप्शन बी अनुक्रिया उद्दीपन RR, सी कक्षा ए तथा बी दोनों उत्तर, ऑप्शन सी उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन S1 R S2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुक्रिया उद्दीपन RR करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं? तो सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है ना उसे ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना जिसे RR के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा।